ए वार्म हाई टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। तो बेटा जैसे कल हमने लास्ट लेक्चर में जो कल वीडियो मैंने आपको बनाई थी उसके अंदर हमने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, है ना, बेसिक बताया था बिल्कुल। तो आज हम सेकंड वीडियो लेके चल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं एक जस्ट एक रिव्यू सा दे देता हूँ जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। तो गो करो ना गो, है ना, एंड कम केमिस्ट्री कम। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट, तो मैंने कल फटाफट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। बेटा कल मैंने आपको बताया था कि मोल इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंटेन मैनी स्पीसीज। कल हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था, कम से कम 20 मिनट की मैंने वीडियो बनाई थी, एक चीज़ आपको क्लियर कर दी थी। तो ये वो होंगे जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर होंगे, है ना, यानी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं वही हमारे मोल के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर मैंने आपको बताया था कि ये नंबर आया कहाँ से, इसी के बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि ये नंबर आया कहाँ से। तो हमने कहा था ये नंबर तब आएगा, यानी कि 1 मोल कितने एटम्स के इक्वल होगा, वो कल हमने कैसे एक्सप्लेन किया था, कैसे कैलकुलेट किया था कि नंबर ऑफ एटम जो है वो गिवन मास अपॉन क्या ले लो, मास ऑफ 1 एटम। कल हमने काफी डिस्कस किया था इसके ऊपर। तो एक एटम का जो मास है कार्बन 12 का बेटा वो होता है 1.99 10⁻⁻3। ठीक है, ये गिवन एक्सपेरिमेंटल होता है। कितने मास का निकालना है बेटा? 12 ग्राम। तो मैंने आपको बताया था कार्बन 12 को ही लेके चलते हैं, एक स्टैंडर्ड हम यहाँ पे इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 12 ग्राम को डिवाइड किया उसके 1 एटम के मास से, तो आपको नंबर ऑफ एटम मिले। इसी एटम्स को, है ना, इतनी कलेक्शन ऑफ एटम्स को हमने किसका नाम दिया था बेटा? 1 मोल का नाम दिया था। कल काफी कुछ इसमें डिस्कस हमने कर लिया था। फिर हमने कहा था कि 1 मोल आप किसी भी चीज का ले लो जिसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, उसी को हम कहेंगे कि उस चीज का वो क्या है, 1 मोल है। ठीक है, और इस नंबर को हमने फिर किसका नाम दिया था बेटा? एवोगैड्रो नंबर का नाम दिया था, जिसको हमने Na या N नोट से डिनोट किया था। क्लियर है? फिर मैंने कहा था आपको कि 1 मोल अगर कार्बन एटम का लेते हैं, है ना, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम तो 6.02 10⁻23 इतने एटम्स हो जाएंगे। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लूंगा तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, आयन लूंगा तो इतने आयन्स हो जाएंगे। तो ये काफी कुछ हमने कल डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो बेटा कल की वीडियो का एक हम की पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि जो कल हमने पढ़ा था पूरा, उसका मेन जो है फोकस पॉइंट क्या है, की पॉइंट क्या है। तो यहाँ हम कह सकते हैं मोल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है ना मेजर करने की, वो कौन होती है? मोल। तो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, किसके टर्म में हम यह डिस्कस करने वाले हैं बेटा? मास के टर्म में। किसके टर्म में लेके चलेंगे? मास। तो मास के टर्म में आप मोल कॉन्सेप्ट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? तो देखो मास के टर्म से पहले हम देखते हैं कार्बन 12। आप जानते हो कार्बन 12 का बेटा मैंने 1 एटम का मास लिया, जिसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। क्या कहेंगे हम? एटॉमिक मास। तो आज एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, आपकी क्लास का ही है, तो उसने कहा था सर रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली ये क्वेश्चन था। और एक था ग्राम एटॉमिक मास। 3 तरह की मासेस की बात की थी उसने, रिलेटिव एटॉमिक मास और क्या था? ग्राम एटॉमिक मास। तीनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो बेटा इसमें ध्यान से सुनना। एटॉमिक मास क्या है एक्चुअली देखा जाए तो इट इज द मास ऑफ एन एटम। ये किसी एक एटम का क्या होता है? मास। और किसके एटम का? एलिमेंट के एटम का। ठीक है, लेकिन याद रखो क्या है कि यहाँ जो मास होगा, यानी कि जो एटॉमिक मास होगा, उसको हम यूनिट से डिनोट करते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? AMU। देखो ये लिखा हुआ जो मैंने, क्या है? AMU। तो देखो यहाँ एक्चुअली क्या है, एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि एटॉमिक मास रिलेटिव मास निकालते हम ऐसे ही है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। के मास ऑफ प्रोटॉन ले लो, मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लो, दोनों का जो सम होगा दैट इज द एटॉमिक मास, है ना। लेकिन रिलेटिव और एटॉमिक में क्या डिफरेंस है? एटॉमिक मास आपका यूनिटफुल होता है, यानी कि यूनिट होती है उसकी। कौन सी यूनिट होती है? AMU, जिसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और इट इज कॉल्ड U ओनली। यू को हम क्या कहते हैं? यूनिफाइड मास। और एक और यूनिट होती है दैट इज डाल्टन यूनिट। यू से हम DA से भी इसको डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक मास की जो यूनिट है वो क्लियर हो गया। एटॉमिक मास की AMU हो सकती है, ठीक है, ओनली U हो सकती है, और DA हो सकती है, दैट मीन्स डाल्टन हो सकती है। तो ये 3 यूनिट हम एटॉमिक मास के लिए यूज करते हैं। अब बात आती है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। तो याद रखना रिलेटिव एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। तो एक्चुअली होता क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास? तो रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअल में रेशियो होता है बेटा। किसका रेशियो होता है? एवरेज मास का। अब कहोगे एवरेज मास क्या हो गया? एवरेज मास का मतलब अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करता है तो उनके
अबंडेंस जितनी है और जितनी अमाउंट में वो आपको मिल रहा है उसको अबंडेंस कहते हैं हम, और कितना उसका आइसोटोप्स का मास है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और उनको ऐड करते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो यही हम कहते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इज द रेशियो ऑफ द एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू 1/12 पार्ट ऑफ द या 1/12 क्वांटिटी ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो 1/12 क्वांटिटी ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 जो होता है उसकी हम उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। बट रिलेटिव एटॉमिक मास एक तरह का रेशियो होता है, इसलिए एएमयू से एएमयू कट हो जाती है, इसलिए वो डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है, ध्यान रखना। तो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट लेस होगा जबकि एटॉमिक मास आपका यूनिट वाला होगा। तो थोड़ा सा यही एक इसके अंदर डिफरेंस है, बाकी सेम वही चलेगा, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों की फॉर्मेशन यही होगी। फिर बात आती है ग्राम एटॉमिक मास क्या है ना, वो मैं अब आगे इसके बाद डिस्कस करने वाला हूं। तो अभी फिलहाल आपका रिलेटिव मास और एटॉमिक मास दोनों में क्लियर हुआ। एएमयू है तो एटॉमिक मास है, एएमयू नहीं है तो रिलेटिव एटॉमिक मास है, क्लियर हुआ। चलो ठीक है, तो यहां देखो क्या कहता है, कार्बन 12 है उसका मास लेना हमने एक एटम का, तो एक एटम का मास मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखो 6 इंटू एमपी, एमपी क्या है, नंबर ऑफ 6 क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एक प्रोटॉन का क्या लेना है, आपने मास लेना है। दूसरा क्या है, 6 क्या है, न्यूट्रॉन। भाई आपने न्यूक्लियस तो पढ़ा होगा ना, न्यूक्लियस के बारे में। कार्बन 12 का जो मास है 12 वो कैसे है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो हम चार्जेस नहीं ले रहे बेटा वहां पे, हम इनका मास ले रहे हैं। तो एक प्रोटॉन का मास मल्टीप्लाई बाय 6 क्योंकि 6 प्रोटॉन है, प्लस यहां क्या आएगा 1 न्यूट्रॉन का मास इनटू में 6 क्योंकि न्यूट्रॉन कितने आपके पास 6 हो गए। क्लियर हुआ है, जब भी तो टोटल होगा ना 6 और 6 12 हो गया। तो चलो अब मैं यहां मास निकाल रहा हूं, तो 16 इंटू 1.67 सॉरी 16 कह रहा हूं 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻4 ये क्या है, इट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। न्यूट्रॉन का मास भी यही होता है बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो देखो दोनों का मास सेम है ना, बस फर्क क्या है, ये चार्जलेस क्वांटिटी वो सॉरी पार्टिकल होता है और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, डिफरेंस यही होता है। क्लियर है, तो एक प्रोटॉन का मास इतना, टोटल प्रोटॉन कितने हैं 6, एक न्यूट्रॉन का मास इतना, टोटल कितने हैं 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सम कर देंगे। या मैं क्या कहूं, इन दोनों में से क्या कॉमन है 1.6, उसको मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 6 प्लस 6 दैट इज द 12। तो हम यह क्या कहेंगे 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और आपको पता है यही आपकी क्या है AMU है। तो अगर आपने 1 AMU है ना, भूमिका मैम ने आपको पढ़ाया होगा मासेस के बारे में, वहां देखा होगा 1 AMU क्या होती है, किसकी वैल्यू होती है, किसकी इक्वल होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा AMU लिख सकता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक एटम का जो कार्बन 12 का एटॉमिक मास है वो कितना होता है 12 AMU होता है, 12 U होता है या 12 DA होता है, दैट इज द डाल्टन यूनिट। क्लियर, अब आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे अब मैंने AMU आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया है, यहाँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 1 AMU किसके बराबर होता है। तो देखो 1 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट ऑफ मास। ये यूनिट ऑफ मास है जो एक्सप्रेस करती है किसको बेटा, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास को, दोनों को करेगी यहाँ पे AMU। ठीक है, इट इज डिनोटेड टू यस या इट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो 1/12 पार्ट लेना है, हिस्सा लेना है आपको, क्वांटिटी लेनी है किसकी, कार्बन 12 के एक एटम के मास की। तो कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उसकी 1/12 जो पार्ट होगा, जो हिस्सा होगा, ठीक है, क्वांटिटी होगी, वही आपकी 1 AMU कहलाएगी। तो देखो यहाँ पे 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 किसका 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। और हम पहले भी मैंने जो कल वाली वीडियो थी अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था, कार्बन के एक एटम C12 के कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है बेटा 1.99 इंटू 10⁻⁻23। तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो देखो ऊपर यही तो किया बेटा मैंने, इस वैल्यू की जगह मैंने क्या लगाया AMU। क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये वैल्यू होती किसके इक्वल है 1 AMU के इक्वल होती है। तो यहाँ जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको लेके चलनी है बेटा वो कार्बन 12 के अकॉर्डिंग ही सारा मासेस हमने निकालना है। तो इसी को हमें लेकर दूसरे जो एटम होंगे वो इसके रिलेटिव लेके चलने, तो उनके मासेस भी निकलते रहेंगे, इसलिए उनको हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी कह देते हैं। क्लियर हुआ,
ठीक है, तो ये AMU है। तो अभी तक मैंने मोल की बात अभी तक नहीं की, तो लेकिन यहाँ ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। ध्यान से सुनना क्या कि मास ऑफ वन एटम कार्बन 12 का किसके इक्वल होता है 12 AMU। और ये चीज और ध्यान रखना क्या AMU जो है मास पर एटम होता है। क्या होता है बेटा पर एटम, क्योंकि ये एक एटम का मास होता है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, ठीक है। अब वापस हम इस पे आ जाते हैं। यहाँ देखो क्या है, मैंने यहाँ तक एक एटम का मास निकाला। अब देखो जरा ध्यान से सुनना क्या है। तो सब कुछ देखने के बाद कैलकुलेट करने के बाद मैं क्या कहूंगा, जो मास है वन एटम ऑफ कार्बन 12 का, उसका मास कितना है 12 AMU, ठीक है। मास ऑफ 6.22 10⁻23 एटम ऑफ C12 का कितना होगा, ध्यान से सुनना इस चीज को। एक एटम का मास कितना है 12 AMU कार्बन 12 का, ठीक है। इतने एटम का मास क्या होगा, तो इतने एटम को मैं क्या कहता हूं बेटा 1 मोल कहता हूं कि नहीं कहता हूं। लास्ट वीडियो में ये तो हमने पढ़ा था, इतने एटम की कलेक्शन हमेशा क्या कहलाएगी 1 मोल कहलाएगी। तो मैं यहां कह सकता हूं मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स और मास ऑफ 1 मोल ऑफ किसके C12 के, एटम्स ऑफ C12। तो आप क्या लिखोगे 12 AMU इंटू Na। तो देखो एक एटम का 12 है, तो इतने एटम का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। अरे बेटा जैसे हम कहते हैं ना कि मान के चलो कि कोई मान के चलो कि कोई भी एक चीज ले ली हमने, जस्ट कि एक चीज का जो रेट है वो कितना है 12 है। तो बताओ 10 जो आप लोगे उसी सेम चीज को तो कितना होगा, तो आप क्या कहोगे 12 इंटू 10, है ना। तो यहाँ पे भी वही है, मान के चलो एक बुक का या एक कॉपी जो आपने खरीदने गए हो, एक कॉपी का रेट कितना है 12 रुपीज। तो आपसे कहा 10 कॉपीज मेरे को दे दो, तो कितना एस्टिमेट करेगा 12 इंटू 10, सेम वही तो है। एक एटम का मास कितना है 12 AMU, तो इतने एटम्स का मास क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो 12 AMU इंटू दिस का मतलब Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर। बताया था कल, इस नंबर को हम क्या कहते हैं एवोगैड्रो भी कहते हैं। तो ये नंबर लिखूं यहाँ पे या Na लिखूं, बात सेम है, ठीक है। तो मैं इसलिए अलग अलग यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि ये नोटेशन कहाँ कहाँ यूज होती है और किसको रिप्रेजेंट करती है। क्लियर हुआ। चलो अब आ गया 12 AMU की वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूं। देखो कितनी है 1.66 इंटू 10⁻⁻24। तो देखो ये वैल्यू यहाँ पे हम ले लेंगे इसकी, ये AMU की वैल्यू है। और ये आपका कौन है यहाँ पे एवोगैड्रो, क्योंकि कितने एटम का आपको चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 से करो तो कितना आ जाएगा देखो ग्राम। देखो इस नंबर से ये नंबर कट जाएगा, आप करके देखना इसको। तो यहाँ पे क्या होगा आपका वैल्यू 1 के अराउंड आएगी। तो 1 के अराउंड आएगी तो 1 12 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 12 ग्राम। तो यही क्या है 12 ग्राम क्या है एटॉमिक मास ऑफ C12 इन ग्राम। अब जरा ध्यान से देखना क्या निकल के आया, इतने एटम का मास C12 का ग्राम के अंदर आया है, जो कि क्या नाम है 12 ग्राम। तो मैं यहां कह सकता हूं मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ C12 हैविंग मास 12 ग्राम और मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ C12 इज इक्वल टू 12 ग्राम। यानी कि मोल का जो मास होगा वो ग्राम में होगा, AMU में नहीं होगा बेटा। तो जो 1 एटम का मास है ना, वो होगा AMU में, और इतने एटम्स का जो मास है वो होगा ग्राम में। इसी मास को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो इसलिए आपसे अगर कोई पूछता है कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, तो आप कहोगे किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है वो उसका एटॉमिक मास होता है, विच इज एक्सप्रेस्ड इन AMU यूनिट। क्लियर। And the mass of 6.022 10⁻23 atoms of an element is equal to gram atomic mass। ठीक है, क्योंकि वो किस में एक्सप्रेस कर दिया गया है, ग्राम्स में एक्सप्लेन कर दिया गया है, एक्सप्रेस कर दिया गया है। क्लियर हुआ। तो ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में डिफरेंस आया कि नहीं आया बोलो। तो एक एटम का मास होगा एटॉमिक मास और 6.022 10⁻23 एटम्स का मास जो होगा वो क्या होगा बोलो ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया आपके लिए क्या कि मास ऑफ 1 मोल और इतने एटम्स, 1 मोल को हो या इतने एटम्स को, ये बात क्लियर है आपको। तो किसके इक्वल होगा किसी भी एलिमेंट्स का, वो होगा उसके ग्राम एटॉमिक मास के। और इट इज आल्सो कॉल्ड मोलर मास, क्योंकि एक मोल का मास इज कॉल्ड द मोलर मास। तो इसका आपने 3 तरह के मासेस अब डिस्कस कर चुके हो। एक आपका रिलेटिव एटॉमिक मास, एक आपने पढ़ा एटॉमिक मास, और अब आपने पढ़ा ग्राम एटॉमिक मास विच इज आल्सो कॉल्ड मोलर मास। ठीक है बेटा। सेकेंड, मास ऑफ 1 मोल ऑफ, या
6.02 to 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन मॉलिक्यूल। तो यहां हमने एलिमेंट के एटम लिए, यहां मैंने मॉलिक्यूल लिया तो मॉलिक्यूल्स लूंगा, तो उनका मास किस में आ जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास में आ जाएगा। इट इज आल्सो कॉल्ड मोलर मास और मोलर मोलिकुलर मास, कोई भी आ सकते हैं, यहाँ मोलर एटॉमिक मास भी आ सकता है, जस्ट मोलर मास भी हम कह सकते हैं ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहां पे मॉलिकुलर मास भी किस में आपको यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है, ग्राम्स में यूज कर दिया गया, तो अगेन इट इज ए मोलर मास। तो याद रखना, जब भी किसी का मास ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है दैट मीन्स वो 1 मोल के मास की बात हो रही है। अगर एमयू में रिप्रेजेंट किया जाता है दैट मीन्स वो एक एटम के मास की बात हो रही है। क्लियर हुआ यहां तक डिफरेंस? और रिलेटिव एटॉमिक मास अगर है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्लियर है यहां तक पॉइंट? बोलो। अब देखो यहां फिर हमने जो अभी तक पढ़ा उसको हम जरा सा कंक्लूड कर देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट को ध्यान रखना। देखो मोलर मास ऑफ क्लोरीन एटम और मास ऑफ 6.02 to 10⁻23 क्लोरीन एटम्स। यहां देखो क्लोरीन एटम है या क्लोरीन एटम्स है, यानी कि इस एटम में कितने एटम्स प्रेजेंट है ना, या आप कह सकते हो क्लोरीन एटम का मतलब एक एटम जो है उसमें कितने सारे एटम्स मौजूद हैं, या एलिमेंट जो है क्लोरीन एलिमेंट है उसमें कितने सारे आपके एटम्स मौजूद हैं। तो मोलर मास को या इतने पार्टिकल का मास को, इतने एटम का मास को, बात एक ही है। तो कितना होगा बेटा, 35.5 ग्राम पर मोल, क्योंकि ये एक मोल का मास होता है इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, ग्राम पर मोल। तो दिस मास इज कॉल्ड मोलर मास और इट इज कॉल्ड ग्राम, कौन सा, एटॉमिक मास, क्योंकि एटम्स का मास की बात कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है मोलर मास ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल। तो देखो यहां अकेला Cl है तो एटम हुआ क्योंकि एलिमेंट है, और यहां Cl2 दो एटम जुड़ गए हैं दैट मींस ये मॉलिक्यूल हुआ। तो देखो 35.5 प्लस 35.5 कितना हुआ बेटा, 71। तो ये हुआ 71 ग्राम पर मोल। तो इट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल का मास क्लोरीन मॉलिक्यूल का कितना होता है, 71, और 1 मोल Cl एटम का मास कितना होता है, 35.5 ग्राम पर मोल। क्लियर है? अब मोलर मास मेरे पास H2O मॉलिक्यूल का कितना होगा, या तो मैं कहूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर का कितना होगा, या मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का कितना होगा, तो आप फटाफट कहोगे 18 ग्राम पर मोल। 18 पता लग गया ना कैसे आया? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का मास 1, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2, यहाँ 16 टू 18, तो कितना हुआ, 18 ग्राम पर मोल। तो ये यूनिट याद रखना, जो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होते हैं वो ग्राम पर मोल की यूनिट होती है। तो मोलर मास की यूनिट क्लियर है, ग्राम पर मोल। और एटॉमिक मास की यूनिट क्या होगी, AMU पर एटम। क्या होगी, AMU पर एटम। दैट मींस एक मोल का ग्राम का मास इज कॉल्ड द मोलर मास, और एक एटम का मास AMU में दैट इज द एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ यहां तक काफी कुछ? ठीक है, करना, पढ़ना, दोबारा समझना नहीं आए तो फिर समझ लेना, नो प्रॉब्लम। तो देखो और थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं आपको, और थोड़ा सा साफ साफ इसमें समझ में आ जाएगा क्या। देखो मैं यहां से लिख सकता हूं 1 मोल इक्वल टू 6.02 to 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। 1 मोल का मतलब 1 मोल ऑफ एन एटम और 1 मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल, कोई भी हो सकता है। अगर यहाँ 1 मोल ऑफ एटम लोगे तो इतने एटम्स हो जाएंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल लोगे तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ ध्यान से सुनो, किसके इक्वल होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास। कब, जब एटम्स लोगे, मॉलिक्यूल्स लोगे तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब आप यहाँ ध्यान से देखो, ये एक रिलेशन आ गया है कि 1 मोल इतने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है, और यही इसके ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। या फिर मैं रिवर्स भी जा सकता हूँ, ध्यान से सुनना, रिवर्स भी हो सकते हैं बेटा। यहाँ से ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इतने एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल। तो इधर से इधर भी आ सकते हो और इधर से इधर भी, यानी कि जस्ट क्या है, दोनों तरफ जा सकते, एक रिवर्सिबल वाला नेचर है। तो 1 मोल से आप इतने एटम निकाल सकते हो, इतने एटम का इतना मास होता है, इतने मास के अंदर इतने एटम होते हैं, इतने एटम को 1 मोल कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो चलो अब मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ। देखो अब आपको थोड़ा सा मैं यहाँ डिफरेंशिएट कर देता हूँ मासेस के बारे में। अगर मेरे पास नाइट्रोजन है, जैसे मैंने N लिया, ठीक है, अगर मैं इसका एटॉमिक मास कहता हूं तो बेटा एक नाइट्रोजन के एटम का मास कितना होता है, 14। कितना होता है, 14। और ये क्या है, AMU पर एटम। तो देखो पर एटम हम लिखते नहीं है, ध्यान से सुनना, पर एटम हम लिखते नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि जो AMU है वो पर एटम का मास होता है ना। मैंने लिखा है मास ऑफ 1 एटम, तो पर एटम का मतलब क्या, 1 एटम का मास AMU। तो देखो आपको ये पर एटम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मान के चलना है कि AMU पर एटम का मास होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? यहां मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास में लूंगा, क्योंकि ये एटम है ना नाइट्रोजन, तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 14 ग्राम पर मोल। क्या होगा, 14 ग्राम पर मोल। पर मोल का मतलब इतने एटम्स का मास। तो अब डिफरेंशिएट हो रहा है, एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, बोलो।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना मासेस के बारे में। फिर आ जाते हैं बेटा हमारा अगेन मोल कॉन्सेप्ट किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कि वॉल्यूम के टर्म में हम कैसे इसको डिस्कस करें। तो देखो 1 मोल ऑफ ए गैस कंटेनिंग 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो ये बात तो कंफर्म हुई कि अगर आप किसी का भी 1 मोल लेते हो तो उसमें हमेशा कितने पार्टिकल्स मिलने वाले हैं, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, देखो किसी बुक में 6.023 भी हो सकता है, बट 6.022 लेने का रीजन क्या है कि बड़े आराम से कैलकुलेशन हो जाती है ना, क्योंकि ये इवन नंबर आ जाता है लास्ट में, तो 2 या 3 लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 लेने से थोड़ी ईजी हो जाती है, कैंसिल आउट करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो 1 मोल गैस के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, अगर मैं किसी भी गैस को ले, तो गैस होती किस में बेटा, मॉलिक्यूलर स्टेट में मैक्सिमम की। नोबल गैस को अगर छोड़ दे तो नोबल गैस के अलावा सब गैसेस किस में होती है, मॉलिक्यूलर स्टेट में। तो इसलिए मैंने लिखा किसी भी गैस का 1 मोल अगर मैं लेता हूं तो इतने सारे आपको मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, तो ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड है, तो ये आपकी क्या आएगी, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये निकाली गई है। ठीक है, क्या कि एसटीपी क्या होती है, एसटीपी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। क्या होगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। तो यहां टेम्परेचर ऑलवेज कितना होता है, 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और प्रेशर आपका कितना होगा बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर आपकी गैस का मतलब जो भी आपने गैस ली है, वो गैस अगर एसटीपी पे हो, एसटीपी पे होने का मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर हो सराउंडिंग का और 1 एटॉमिक प्रेशर वहां प्रेजेंट हो, तो बेटा उस गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। कितना होगा, 22.4 लीटर। तो मैं कह सकता हूं 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर, या मैं कह सकता हूं इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर। और मिलीलीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा, 22,400 मिलीलीटर। तो यहां से क्लियर हो गया 1 मोल की गैस का वॉल्यूम या 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की वॉल्यूम ऑलवेज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। क्लियर हुआ, तो आया समझ में कुछ मॉल कॉन्सेप्ट। और लास्ट में अब हम सबको सम अप करते हैं, समराइज करते हैं। जब हमने मॉलिक्यूल्स की टर्म में पढ़ा, हमने किसकी टर्म में पढ़ा, मास की फॉर्म में पढ़ा, इन टर्म्स ऑफ मासेस, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ा। तो अब मैं सबको इकट्ठा कर देता हूं। तो देखो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट निकल के आया, सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन निकल के आई, ये आपको हमेशा याद रखना। अगर आपको मॉल कॉन्सेप्ट हमेशा माइंड में रखना है, हमेशा यूज करना है, तो ये लाइन आपके माइंड में होनी चाहिए, क्या कि 1 मोल हमेशा याद रखना, क्या 1 मोल, ये 1 मोल ऑलवेज इक्वल टू किसके इक्वल टू होगा, ये 1 मोल बोलो, 1 मोल इक्वल टू Na एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। मींस यहां 1 मोल अगर आप एटम का लेते हो तो इतने एटम्स हो जाएंगे, मॉलिक्यूल का लोगे तो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, आयंस लोगे तो आयंस के हो जाएंगे। क्लियर हुआ, तो 1 मोल इतने एटम के बराबर होता है, इतने का मतलब Na के इक्वल होता है। Na कितना होता है बेटा, 6.022 10⁻23 एंड इट इज इक्वल टू, अगर एटम लिया है तो किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल लिया है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आयन लिया है तो ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास यूज करते हैं हम आयंस के लिए, ध्यान रखना, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। और ये इक्वल टू किसके होता है, इतनी वॉल्यूम के। कितनी वॉल्यूम है, 22.4 लीटर। तो ये सब एक दूसरे के अंदर क्या होंगे, रिवर्सिबल नेचर के होंगे। तो मैं कह सकता हूं इतनी वॉल्यूम का कितना मोल, 1 मोल। इतनी वॉल्यूम का कितना मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इतनी वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, मैं कह सकता हूं ग्राम एटॉमिक मास किसी का भी या ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसी गैस का ले रखा, उसमें कितनी वॉल्यूम, फटाफट होगे 22.4 लीटर। जैसे मैं लेता हूं आपके फॉर एग्जांपल Cl2 गैस, Cl2 गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, अभी हमने पढ़ा था 71 ग्राम। तो अगर आपसे कोई कहता है 71 ग्राम अगर मेरे पास नाइट्रोजन गैस है तो बताओ उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे, 22.4 लीटर। क्लियर है, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 71 ग्राम के अंदर, आप कहोगे Na मॉलिक्यूल्स होंगे। कितने मोल होंगे 71 ग्राम के अंदर, आप कहोगे 1 मोल होंगे। क्लियर हुआ, तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब आप इस लाइन को, इस जो ब्रैकेट में मैंने चीजें लिखी हैं, इसको कहीं भी पेस्ट कर लो, अपनी वॉल पे लिखो, अपने कहीं भी टेबल पे लिखो, कहीं भी लिखो, लेकिन ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, तो ही मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से आएगा। अगेन आपको कह रहा हूं, नहीं समझ में आता बेटा जरूर कॉल करना, जरूर पूछना, कोई भी डाउट होता है तो अभी के अभी सॉल्व हो जाएगा तो बेस्ट है, अदरवाइज फिर ये
जो कॉन्सेप्ट है आपका मोल कॉन्सेप्ट, ये हमेशा की तरह वही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला रहेगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको पढ़ो, अच्छी तरह से समझो, दोबारा सुनो वीडियो को, फिर भी नहीं समझ में आता तो अगेन मेरे को फिर बताना, फिर दोबारा हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बेटा जो नेक्स्ट वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्योंकि इस रिलेशन को अब हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे कि इन सब रिलेशन से कैसे न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो पहले मैं आपको 9th क्लास के छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं सिंपल से वो डिस्कस करेंगे, देन फिर हम किस पे जाएंगे, थोड़े से मुश्किल से क्वेश्चन पे जाएंगे, थोड़े से मिसलेनियस जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं मिसलेनियस उनको हम सॉल्व करेंगे, फिर जो जेईई और नीट के आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो कल की वीडियो आने वाली है वो इस तरह से स्क्रीन पे नहीं आएगी, वो आपको बोर्ड की वाली वीडियो आएगी, तो उस पर हम बोर्ड पे कुछ लिखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ बोर्ड पे काम किया जा रहा है। क्लियर है, तो अपनी एक नोटबुक बना लो अलग से केमिस्ट्री की। ठीक है, उस पर जितना भूमिका मैम ने कराया वो अपना नोट डाउन करो, जितना मैंने कराया वो नोट डाउन करो, जितने न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं वो नोट डाउन करो। तो ये आपके नोट साथ साथ बनते रहने चाहिए, क्योंकि बुक्स की मेरे को पता है प्रॉब्लम हो रही होगी आजकल, नहीं मिल पा रही होगी, तो वैसे भी एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हो आप कहीं से भी। ठीक है, बाकी ये अपना करते चलो तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो सकता है कुछ समय बाद मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करा दूँ, तो फिर आपको बात बन जाएगी। लेकिन करना आपको है, पढ़ना आपको है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है अगेन मैं कह रहा हूँ डिस्कस करो, पूछो। क्लियर है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। Stay home, stay safe. Okay, thank you.